हेलो नमस्कार साथियों, मैं सुजीत कुमार। आप देख रहे हैं स्टार स्पेशलिस्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सांग वंश के इतिहास, जो पीजी सेमेस्टर 1 के कोर 2 में अधिकतर ये सब चीज़ों की पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाती है। सांग वंश के इतिहास जो दोस्तों है वह 1766 ईसा पूर्व से 122 ईसा पूर्व तक की पूरी कालखंड है। इसके बीच में हम इसकी नगर निर्माण के बारे में बात करेंगे, राजधानी के बारे में बात करेंगे, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन, तीनों पहलुओं में हम बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सांग वंश का इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है, जो हमें पढ़ने को मिलती है। चलो पढ़ते हैं फिर, और हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। बस ये आपको एक ऑडियो फॉर्म में और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उसमें आपको फिगर के द्वारा या फिर नोट्स के द्वारा, टेक्स्ट के द्वारा आपको दिखाया जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक आराम से सुनिएगा, बहुत ही फैक्टफुल स्टोरी के टाइप में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों राजधानी और नगर निर्माण के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सांग वंश के इतिहास का ज्ञान हमें खुदाई से प्राप्त सामग्रियों से होता है। कहाँ से होता है? सामग्रियों से होता है। हांग हो नदी, वहाँ की एक नदी है चाइना की, ठीक है, हांग हो नदी के पास अन्यांग नाम की एक जगह पर खुदाई से बहुत ही सामग्री प्राप्त हुई है, जिससे हमें सांग व राजवंश का इतिहास मालूम होता है। ठीक है, कुछ जनश्रुतियों के अनुसार जिनकी पुष्टि पुरातात्विक खोजों से हुई है, यह पता चला है कि 1400 ईसा पूर्व के शीघ्र बाद पांगकेंग पांगकेंग नाम के राजा ने अपनी राजधानी अन्यांग नामक शहर में बनाई। दोस्तों, इस चाइना का शहर है, तो आप वहाँ पर सांग, आंग, चांग, भांग ये सब रहेगा ही रहेगा, इसलिए अच्छा से देखिएगा। ठीक है, सब में यांग चांग रहेगा तो सबको सिमुलर मत समझिएगा, अलग अलग है। ठीक है, तो अन्यांग देखें आप और पांगकेंग देखें, दो शहर था। ठीक है, यह शहर हुआन नदी के किनारे बनाया गया। इस नगर को सांग लोगों का महानगर, द ग्रेट सिटी ऑफ सांग कहा गया। ठीक है, इस नगर के रहने वाले इतिहास की दृष्टि से चीन के पहले निवासी थे। अन्यांग शहर से जिस राज्य पर शासन होता था उसे शांग राजवंश का राज्य कहा जाता था। आप समझिए भाई ये बात। खुदाई में जो सामग्री मिली है उसे सांग वंश के शासन तथा जीवन के अन्य पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है। सांग वंश के शासक सम्राट नहीं बल्कि राजा थे, राजा। ओके, अपनी सैनिक शक्ति के आधार पर ये आसपास के राजाओं पर अपना अधिकार जमाए रहते थे। कभी कभी जब इन लोगों के अधीनस्थ राजा अधिक शक्तिशाली हो जाते थे तो इन पर हमला भी कर देते थे। सांग राजवंश का समय चीन के लोग खनाबदोश नहीं थे, जो अपने जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। वे लोग अच्छे अच्छे घरों को बनाकर एक स्थान पर रहते थे। उनमें से कुछ लोग अभी भी क्या करते थे, भेड़ों और अन्य जानवरों के साथ चारागाहों की तलाश में घूमते थे, पर अधिकतर लोग कृषक और शहरों के निवासी थे। तो हमने देखा कि किस प्रकार से लोग वहाँ पर रहना शुरू किया और कौन कौन से जानवर पालते थे और कौन दो शहरें थे। सबसे पहले चीन के लोगों को क्या कहते थे, ये सब बारे में हम लोग जानकारी हासिल कर लिया। ठीक है, और वहाँ के राजा जो थे वो किस प्रकार से वहाँ पर अपना अधिकार करता था और भी राजाओं के प्रति, है ना। हमें यह भी पता चलता है कि खुदाई से यह भी पता चलता है कि सांग युग के राजा और कुलीन लोग अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को खाई खोद कर जमीन में रखा करते थे। ऐसी एक खाई खुदाई में मिली है जिसमें 5801 वस्तुएं प्राप्त हुई है। इनमें मिट्टी के अच्छे बर्तन, हड्डियाँ, कुछ कछुए की खोपड़ी, मुक्त कोड़ी, कांसा, सोना और कई प्रकार के सांग ये सब पाए गए हैं। दासों और नौकरों के घर जमीन के अंदर गड्ढों में बनाए जाते थे। ठीक है, इन गड्ढों की ऊंचाई छत 7 फुट होती थी और इनका व्यास 10 फुट होता था। वास्तव में नवपाषाण युग से ही उत्तर चीन के लोग ऐसे घरों में रहते थे। ठीक है, लेकिन धनी वर्ग के लोग अच्छे अच्छे घरों में रहते थे और घर भी बहुत सुंदर बनाए जाते थे वहाँ पर। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं आर्थिक जीवन में जो कृषि वहाँ पर महत्वपूर्ण उसका कार्य था। खेती उनकी जीविका का प्रमुख साधन थी। वे बहुत योजनाबद्ध ढंग से खेती किया करते थे। वसंत ऋतु में अपने वर्ष के दूसरे या तीसरे महीने में वे पूजा पाठ के द्वारा यह निश्चय किया करते थे कि वे कौन सी फसल बोएंगे। ठीक है,
इस समय वे अपने पूर्वजों के विशिष्ट पूजा किया करते थे और उनसे प्रचुर मात्रा में खेती की उपज देने की प्रार्थना करते थे। मैंने कि अपने जो पूर्वज थे उन लोगों से यह बात कहते थे कि हमें यह खेती में उन्नति दे, है ना, ज़्यादा उत्पादन हो। इस प्रकार से पूजा करके अपने पूर्वजों को मनाते थे, प्रार्थना करते थे। ठीक है, प्रे। इस पूजा के बाद फसलें बोई जाती थी। फसलों को उगाने के बाद राजा भी कभी कभी खेतों के निरीक्षण के लिए जाया करते थे। सांग युग में गेहूं की फसल उगाई जाती थी। यह तत्कालीन लेखों से सिद्ध होता है। नवपाषाण युग से ही बाजारें की खेती की जिक्र बार बार मिलती है। ठीक है, नवपाषाण युग से आज तक बाजार, है ना, चीनी लोगों के खाद्य पदार्थों में प्रमुख रहा है। कहने का अर्थ है जब से ही नवपाषाण युग शुरुआत हुआ तब से चीनी में मार्केटिंग का शुरुआत हुआ और आज भी देखते हैं वर्तमान काल में भी चीन जो है पूरा वर्ल्ड में लेवल पर सप्लाई करती है, मार्केटिंग करती है। ठीक है, वस्तुओं को हर कंट्री में उसका सामान मिल जाएगा लगभग। सांग युग के लोग चावल उपजाना जानते थे, आज भी जो है। ठीक है, चाइना में बहुत ज़्यादा चावल होती है, सबसे ज़्यादा, है ना, जानते थे। यही विवादास्पद है कि उन युग में उत्तरी चीन की जलवायु चावल की खेती लायक थी और ज़मीन भी उपयुक्त थी, इसलिए संभवतः वे चावल पैदा करते थे। चावल की खेती से सिंचाई का बहुत निकट का संबंध है, इसलिए यह भी अनुमान किया जाता है कि वे सिंचाई का प्रबंध करना भी जानते थे, है ना, क्योंकि सिंचाई करने के लिए हमको पानी जरूरत पड़ेगी दोस्तों। और वहाँ पर जो नदी बोले हम, है ना, वहीं पर सब रहते थे, अगल बगल में घर बसाए थे, वहीं पर खेती भी किया करते थे शुरुआती में। कृषि साधन दोस्तों वहाँ पर था कि कृषि, पशुपालन, शिकार, इन तीन के साथ हम युद्ध को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि युद्ध के साथ काफ़ी लूट का माल आता था। सांग युग में थोड़ा बहुत व्यापार भी होता था, लेकिन अधिकतर गांव या शहर जीवन की आवश्यकताओं के लिए सारी वस्तुएं वहीं पैदा कर लेते थे, है ना। दूसरे शब्दों में गांव या शहर अपने आप पर निर्भर थे और एक दूसरे से विनिमय भी करते थे। इससे यह भी पता चलता है कि केंद्रीय राजनीतिक सत्ता का अभाव था, यानी कि कोई सेंट्रल लेवल तक कोई काम नहीं करता था जो स्टेटों में नियंत्रण कर सके, कंट्रोल कर सके। ठीक है, इस प्रकार से वहाँ पर कमियाँ थी। ये बात चीज़ को हम यहाँ पर पाते हैं। और उसको जो पालते थे वो घोड़े, गाय, बैल और अनाज विनिमय के माध्यम माने जाते हैं। इस जमाने में कौड़ियों का प्रयोग सिक्कों की तरह ही होता था। ठीक है, अब हम बात करेंगे सांग युग की सामाजिक अवस्था के बारे में। ठीक है, तो सामाजिक अवस्था वहाँ पर किस प्रकार थी, एक बार नज़र वहाँ डाल लेते हैं। सांग युग के शिलालेखों से यह पता चलता है कि सामाजिक अवस्था का प्रमुख अंग परिवार था। सांग युग में पारिवारिक प्रेम और भावना का विकास, पूर्वजों की पूजा का करना था। ठीक है, वहाँ के लोग अधिकतर क्या करते थे, अपने पूर्वजों का पूजा किया करते थे। ठीक है, और उसे प्रेम भाव से रहा करते थे। पूर्वजों और पितरों को बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। ऐसा विश्वास था कि वहाँ पर दोस्तों ये बात चलता आ रहा था कि पूर्वज या पितरों लोग चाहे तो मनुष्य को सुखी संपन्न बना सकते हैं और यदि वे नाराज हो जाएं तो वे मृत्यु भी भेज सकते हैं। ठीक है, इसलिए पूर्वजों को हमेशा खुश करके रखना चाहते थे वो सब। ठीक है, यहाँ पर ये बात को ध्यान दीजिएगा। इसलिए पूर्वजों और पितरों को पूजा के द्वारा प्रसन्न रखा अत्यंत आवश्यक माना जाता था, इसलिए उनको समय समय पर बलिदान चढ़ाए जाते थे। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी पूजा और बलिदान के क्रम को जारी रखती थी। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति अपने काम से परिवार की शक्ति और प्रतिष्ठा को बनाता था तो इस बात को भी पूर्वजों की पूजा और सेवा का फल ही माना जाता था। ठीक है, तो अधिकतर हम देखते हैं कि वहाँ पर अपने पूर्वजों को लेकर के बहुत ही उत्कृष्ट और जागरूक थे लोग, उनको नाराज होना नहीं चाहते थे कि मुझसे कोई नाराज हो जाए। ठीक है, सांग युग में जो शिलालेख मिले हैं उनमें राजकुलों द्वारा पितरों और पूर्वजों की पूजा का वर्णन है। ठीक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पितरों और पूर्वजों की पूजा राजकुलों तक ही सीमित थी। या निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है कि इस युग में कुलीन वर्ग था कि नहीं। हो सकता है कि कुछ प्रभावशाली कुलों को मिलाकर एक शासक वर्ग हो रहा हो। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि यह शासक वर्ग पश्चिम से आक्रमणकारियों के रूप में आया और इसने सांग युग में शासन करना शुरू किया। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं हम लोग सांग युग की राजनीतिक अवस्था। ठीक है, सांग युग की राजनीतिक अवस्था का ज्ञान हमें ओरेकल बोन के लेखों से मिलता है। कहाँ मिलता है? ओरेकल बोन के लेखों से मिलता है। इस युग का राजा एक काफ़ी बड़े राज्य पर शासन करता था। ऐसे तो उस युग के चीनी लोग यह विश्वास करते थे कि सांग वंश का राजा पूरी पृथ्वी पर शासन करता है। उनके इस विश्वास का हमें केवल,
है ना, हम केवल यह अर्थ लगाएंगे कि इनकी दृष्टि में दुनिया चीनी भाषा बोलने वालों तक ही सीमित थी। इसलिए उनका यह तात्पर्य था कि उनका राजा संपूर्ण चीनी जगत पर शासन करता है। ऐसा लगता है कि सांग राजाओं की राज्य की सीमा काफ़ी बड़ी थी। इस राज्य पर वे लोग अपनी सैनिक शक्ति द्वारा अधिकार जमाए रहते थे। सांग युग में लड़ाइयाँ अक्सर हुआ करती थी। इन लड़ाइयों में रथों पर चढ़कर, है ना, इन लड़ाइयों में रथों पर चढ़कर धनुष बाण के द्वारा युद्ध किया जाता था। देख लीजिए, चाइना में भी युद्ध के शुरुआती जो दौर था वह धनुष बाण से हुआ करता था। इन हथियारों से ऐसा अनुमान किया जाता है कि उन लोगों ने बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार नहीं किया होगा। इस राज्य की राजनीतिक एकता को बनाए रखने में धार्मिक विश्वासों का भी महत्वपूर्ण हाथ है। ठीक है, समय समय पर लोगों में इस बात का प्रचार हुआ किया जाता था कि सांग राजाओं के पूर्वज काफ़ी शक्तिशाली है, इसलिए जो लोग सांग राजाओं के प्रति वफादार रहेंगे उनकी वे सहायता करेंगे, तथा जो लोग सांग राजाओं के विरोध करेंगे वे लोग, है ना, वे सांग लोगों के पूर्वजों के कोपभजन, है ना, कोपभाजन बनाकर दुर्गति को प्राप्त होंगे। क्योंकि क्रोध, है ना, क्रोध होने पर सांग लोगों के पूर्वजों प्रतिशोध अवश्य लेंगे। इसलिए राजनीतिक एकता में भी बनाए रखने के लिए राजा के प्रति लॉयल्टी होना जरूरी था। ठीक है, चीनी परंपरा के अनुसार उस काल में एक ही राजा होता था जिसे चीनी भाषा में वांग कहते थे। कुछ विद्वानों का मत है कि उस जमाने में कुछ दूसरे भी सरदार थे जो अपने आप को राजा का समकक्ष मानते थे। इस युग के विभिन्न राज्यों में आपस में क्या संबंध था यह कहना मुश्किल है। उनमें अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थी। कभी कभी दूसरे राज्यों में राजदूत भी भेजे जाते थे। इन राज्यों दूत, है ना, इन राजदूतों के विषय में हमें जानकारी ओरेकल, है ना, ओरेकल बीन के लेखों से मिलती है। कुछ प्रमाण मिले हैं जिनसे यह पता चलता है कि इस प्रकार के राजदूत बड़े बड़े, है ना, बड़े राजकीय अफसर, राजकुल अथवा कुलीन वर्ग के नहीं होते थे, बल्कि वे राजा के नौकर हुआ करते थे जिनको धीरे धीरे पदोन्नति पर प्राप्त हुई थी। इस बात का ज्ञान हमें चीनी भाषा विज्ञान के आधार पर होता है। चीनी भाषा में मंत्री और अफसर के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता था उनका इतिहास दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हो गया उनके जीवन काल में राजनीति का शुरुआत किस प्रकार से होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सांग युग की धार्मिक अवस्था। सांग युग में धर्म का मुख्य रूप पितरों और पूर्वजों की पूजा से संबंध था। बाद में यह सत्य है कि चीन में कन्फ्यूशियन धर्म, ताओ धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हुआ। ठीक है, दो धर्म था वहाँ पर, कन्फ्यूशियन धर्म, ताओ धर्म, ठीक है, और बौद्ध धर्म का विकास हुआ। लेकिन यह ध्यान देने की बात यह है कि तीनों धर्म से पूर्वजों की पूजा का घनिष्ठ संबंध था। कुछ विद्वान यह मानते थे कि पूर्वजों की पूजा चीन में बाद में शुरू हुई, लेकिन ऐसा मानना समुचित नहीं, है ना, समुचित नहीं प्रतीत होता। पर प्राचीन चीन के धर्म में पूर्वजों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। उनको मृत व्यक्ति नहीं माना जाता था बल्कि शक्तिशाली माना जाता था। ऐसा विश्वास किया जाता था कि मरने के बाद पूर्वजों के हाथ में असीम शक्तियाँ आ जाती है। जिस तरह दूसरे देशों में देवताओं की पूजा का महत्व था, उसी प्रकार प्राचीन चीन में पूर्वजों का पूजा का महत्व था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि शिकारी, है ना, शिकार, खेती, लड़ाई और अन्य कामों में सफलता या विफलता पूर्वजों की कृपा दृष्टि पर ही निर्भर करती थी। अप्रसन्न होने पर ये पूर्वज अकेला, है ना, अकाल, पराजय, बीमारी और मौत भेज कर दंड देते थे, है ना। और यह मानना गलत होगा कि सांग युग की निवासी अपने पूर्वजों को केवल भय या आतंक की दृष्टि से देखते थे। वास्तव में ये अपने पूर्वजों के प्रति गहरी निष्ठा और भक्ति रखते थे और घर के बूढ़े, है ना, बड़े बूढ़ों के मरने पर वास्तविकता और गहरा शोक व्यक्त किया करते थे। ठीक है, पितरों और पूर्वजों के अलावा वे लोग कुछ दूसरी शक्तियों का भी प्रयोग करते थे। इस विषय में जिस प्रमुख देवी का ज्ञान हमें मिलता है वह परदार, है ना, सर्प स्त्री, परदार सर्प स्त्री। बाद के युग में पहाड़ों और नदियों की भी पूजा होने लगी थी। संभवतः सांग युग में इनकी पूजा नहीं होती थी पर पृथ्वी की पूजा होती थी। चाओ युग में पृथ्वी का पूजा एक मिट्टी के टीले के प्रतीक से की जाती थी। हर गांव में एक ऐसा टीला रखा जाता था जो उस गांव के सामाजिक और धार्मिक जीवन का केंद्र बना जाता था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि टीले में पृथ्वी देवी का आत्मा का निवास है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह कहना कठिन है कि इस युग में पृथ्वी की पूजा देवता के रूप में की जाती थी। ठीक है, इस युग का एक प्रधान देवता वायु देवता भी था।
वायु देवता को प्रसन्न करने के लिए बलिदान भी चढ़ाए जाते थे। इन प्रमुख देवताओं के अलावा कुछ छोटे छोटे देवता भी थे, जैसे सर्प देवता। इसी प्रकार टी नाम का दूसरा देवता भी था। इस देवता को टी या सांग टी कहते हैं, है ना। सांग का अर्थ होता है ऊपर का शासक, और वास्तव में सांग टी का प्रयोग ईश्वर के अर्थ में होता था। इस शब्द के व्युत्पत्ति के बारे में विभिन्न मत है, ठीक है, उतना ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट टॉपिक आप किस पर चाहते हैं ये भी आप जरूर बताएं। धन्यवाद।